जिसको सजगता कह रहे हैं वो आचरण पूर्णता है। तो कह रहे हैं सतर्कता ही प्रतिभा है, और प्रतिभा को कह रहे हैं कि ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता ही प्रतिभा है। ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता के रूप में समाधान ही प्रतिभा है ना। और समाधान पूर्वक जो व्यवहार निर्वाह निरंतरता है अखंड समाज में, उसको सजगता कह रहे हैं, और वही आचरण पूर्णता भी है। कितना स्पष्ट हो गया? पहले ये कहा कि मानव में संचेतनशीलता ही संस्कार एवं जागृति संपन्नता ही आधार एवं प्रमाण है। फिर ये कहा कि यही व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को प्रकट करता है। फिर इसके बाद लिखा है सतर्कता ही प्रतिभा है, और प्रतिभा की परिभाषा है ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता या निपुणता कुशलता पांडित्य। तो ज्ञान विवेक विज्ञानता का जो परावर्तित रूप है वही निपुणता कुशलता पांडित्य के रूप में प्रतिभा है। और ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता बराबर समाधान भी है, जिसको अपन समाधान कहते हैं, और समाधान का मतलब क्रियापूर्णता है। और सजगता का मतलब आचरण पूर्णता है, मतलब ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता पूर्वक व्यवहार निर्वाह की निरंतरता को मानव समाज में स्थापित कर लेना, उसको सजगता कहते हैं। तो कह रहे हैं कि सतर्कता ही प्रतिभा और सजगता ही व्यक्तित्व का प्रधान परिचय है। इसके लिए निपुणता कुशलता और पांडित्य है, यही प्रतिभा के रूप में प्रमाण सिद्ध होता है। तात्रय में किए जाने वाले आहार विहार और व्यवहार, यानी प्रतिभा संपन्नता के बाद जो आहार विहार और व्यवहार मानव परंपरा में स्थापित होना, उसी को व्यक्तित्व प्रमाणित, उसी से व्यक्तित्व प्रमाणित होता है। फिर कह रहे हैं कि प्रतिभा में से निपुणता कुशलता का परिचय उत्पादन में मिलता है। तो प्रतिभा में निपुणता कुशलता पांडित्य, ये तीन हिस्से हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि निपुण प्रतिभा में से निपुणता कुशलता का परिचय उत्पादन में और व्यक्तित्व का परिचय व्यवहार में मिलता है, यह व्यवहार में स्पष्ट होता है। इसके बाद लिखा है तन मन धन धनात्मक अर्थ के सदुपयोग सदुपयोग की सजगता उसके संरक्षण में सतर्कता। तो तन मन धन जो है उसका संरक्षण सतर्कता है, और उसका जो सदुपयोग है मानव परंपरा में सुनिश्चित कर लेना, वो सजगता है। तो जिसको हम लोग मानवीयता कह रहे हैं, उसमें समाधान संपन्नता के साथ साथ तन मन धन रूपी अर्थ के संरक्षण को मानव प्राप्त कर लेता है ना, उसी को सतर्कता क्रियापूर्णता या मानवीयता कह रहे हैं। अब मानवीयता से जो अग्रिम जो देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता है, उसमें तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग और व्यवहार का निर्वाह है, यानी 10 सोपान में व्यवहार के निर्वाह की निरंतरता को मानव स्थापित कर लेता है, उसी को सजगता का प्रमाण या सजगता कह रहे हैं। यहाँ तक स्पष्ट हो गया संदीप भाई? जी भैया, वो पिछली लाइन में प्रतिभा में से निपुणता कुशलता तो दिख रहा है, पांडित्य लगता है व्यक्तित्व का ही हिस्सा है भैया। हाँ, पांडित्य व्यक्तित्व का हिस्सा, यानी व्यवहार निर्वाह के रूप में पांडित्य प्रमाणित होता है। जी। ठीक है। इसके बाद लिखा है सतर्कता सजगता प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का संयुक्त रूप ही मानव जीवन है। तो मानव जीवन में दोनों चीजें हैं, मतलब क्रियापूर्णता आचरण पूर्णता, इसी को कह रहे हैं कि मानव जीवन, और इसीलिए प्रतिभा और व्यक्तित्व का संयुक्त रूप के रूप में मानव जीवन है, ऐसा कहा गया। यही प्रत्येक व्यक्ति में क्षमता योग्यता पात्रता है। तो ये जो प्रतिभा और व्यक्तित्व है, यही प्रत्येक व्यक्ति में क्षमता योग्यता पात्रता के रूप में द्रष्टव्य होता है। क्षमता के रूप में उसकी जो वहन करने की के रूप में क्षमता है, प्रकटन के रूप में जो है योग्यता है, और ग्रहण क्रिया के रूप में पात्रता है। फिर लिखा है कि प्रतिभा के नियोजन में उपयोगिता एवं कला सिद्ध होती है, यही सतर्कता है।
यही नियोजन में उपयोगिता एवं कला सिद्ध होती है, यही सतर्कता है। यही, ये डबल डबल है, इसको बार बार यही व्यवहार विषमता, फिर लिखा है यही व्यवहार विषमता का उन्मूलन है। तो यदि निपुणता कुशलता दोनों का उपयोग हो जाता है तो कह रहे हैं कि ये जो सतर्कता है, उस सतर्कता पूर्वक जो है व्यवहार की विषमताओं का समाप्त होता है। तो जिसको अपन सतर्कता कह रहे हैं, उसमें एक हिस्सा है जिसको सर्वतोमुखी समाधान कह रहे हैं, और जो दूसरा हिस्सा है जिसको दूसरा जो हिस्सा है उसको कह रहे हैं कि वो उत्पादन कार्य में उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य के रूप में जो है वो प्रमाणित होता है। तो इस तरीके से जो सतर्कता है यह व्यवहार विषमता का उन्मूलन करती है, फलतः अभयता सिद्ध होती है। आचरण में ही सजगता सिद्ध होती है, जो अर्थ के सदुपयोग के रूप में स्पष्ट होती है, यही सहस्तित्व को सिद्ध करती है। इसके बाद तो जैसे ही ये व्यवहार में विषमताओं का उन्मूलन होता है, उसके साथ ही अखंड समाज के रूप में अभयता की स्थापना होती है। और अखंड समाज जब सार्वभौम व्यवस्था में आचरण को प्रमाणित करता है तो वो सजगता के रूप में सिद्ध होता है। और ये जो सजगता है, इसी में अर्थ के सदुपयोग के रूप में स्पष्टता होती है, यही सहअस्तित्व को सिद्ध करता है। क्योंकि इससे इससे पूर्व जो है अर्थ का सदुपयोग जो है वो सिद्ध नहीं होता है, केवल तन मन धन का संरक्षण सिद्ध होता है या प्रमाणित होता है, जिसको तन मन धन के संरक्षण के रूप में सतर्कता प्रमाणित होती है। तन मन धन का सदुपयोग मानव परंपरा में व्यवस्थात्मक रूप से स्थापित कर लेना, है ना, ये सजगता का प्रमाण है, और यही सहअस्तित्व को सिद्ध करता है, सहअस्तित्व को प्रमाणित करता है। फिर आगे लिखा है कि जागृत संचेतना ही प्रतिभा, संचेतना ही प्रतिभा, प्रतिभा ही सतर्कता एवं सजगता। तो ऊपर भी जैसा ये कहा गया कि जो सबसे पहला जो सेंटेंस था कि मनुष्य में संचेतनशीलता ही संस्कार एवं जागृतिशीलता है, यही व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को प्रकट करती है। यहाँ पर भी वही बात कहा कि जागृत संचेतना ही प्रतिभा, प्रतिभा ही सतर्कता, सतर्कता एवं सजगता, सतर्कता एवं सजगता ही जीवन, जीवन ही जागृति, जागृति ही व्यक्तित्व, व्यक्तित्व ही आचरण, आचरण ही संचेतना। इस रूप में संचेतना की को उन्होंने स्पष्ट किया इस सूत्र के माध्यम से। जागृत संचेतना ही प्रतिभा, तो पहले जागृत संचेतना का मतलब है कि जब हम समाधान को अभिव्यक्त करने लगते हैं ना, समाधान को पहचान लेते हैं, समाधान को अभिव्यक्त कर पाते हैं, यानी ज्ञान विवेक विज्ञान को ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में ही संचेतना है। तो संचेतना यानी उसी को प्रतिभा कह रहे हैं। प्रतिभा है तो सतर्कता और सजगता है, सतर्कता सजगता ही जीवन है। उससे पहले तो जीवन पहचानने में नहीं आता है, यानी जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य आदि दिशा ये सब पहचानने में नहीं आता है। इसलिए जीवन, तो जीवन का मतलब गठनपूर्ण परमाणु की बात नहीं हो रही है। जीवन का मतलब है जिसको जीने के अर्थ में जीवन कहते हैं। जीवन ही जागृति है, और जागृति ही व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व ही आचरण, आचरण ही संचेतना है। इस तरीके से संचेतना को स्पष्ट किया है। जागृत जीवन और शरीर के तंत्र में स्पंदन ही कंपनात्मक गति, कंपनात्मक गति ही संचेतना। तो जब संचेतना की बात करते हैं तो शरीर के साथ ही संचेतना की बात आती है। उससे पूर्व में जो है जीवन में चेतना है। संचेतना का मतलब है जब मानव में जो ज्ञान विवेक विज्ञान का जो प्रकटन प्रकाशन होता है, उस रूप में संचेतना है। और इसीलिए
संचेतनावादी मनोविज्ञान में मानव संचेतना के 122 प्रकार के आचरण को प्रतिपादित किया गया है, व्याख्यायित किया गया है। इसीलिए यहाँ लिख रहे हैं कि जागृत जीवन और शरीर के तंत्र में जो स्पंदन ही कंपनात्मक गति है, कंपनात्मक गति ही संचेतना है, संचेतना ही कंपनात्मक गति है। यही चैतन्य क्रिया की महिमा, गरिमा और विशेषता है। फिर लिखा है मानव जीवन में अभिव्यक्त होने वाले संपूर्ण आचरण तात्रय की सीमा में द्रष्टव्य हैं, जिसको अपन मानवीयता, अति मानवीयता, अमानवीयता आदि कह रहे हैं, या मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता कह रहे हैं। तो मानव जीवन की बात कर रहे हैं तो तीनों आ जाएंगे, है ना। सीमा में द्रष्टव्य है। प्रतिभा ही उत्पादन, विनिमय एवं व्यवहार में प्रकट होती है। यही उत्पादन की सीमा में उपयोगिता और कला मूल्य एवं यही उत्पादन की सीमा में उपयोगिता एवं कला मूल्य का मूल्यांकन एवं प्रस्थापन तथा व्यवहार में स्थापित और शिष्ट मूल्यों का निर्वाह है। यही विचार में समाधान और अस्तित्व में अनुभूति है। तो इस रूप में जो प्रतिभा है उसको चारों आयाम में स्पष्ट कर दिया। तो प्रतिभा जिसको कह रहे हैं, और इसीलिए ऊपर जो लिखा था कि उसमें से, प्रतिभा में से, है ना, प्रतिभा में से निपुणता, कुशलता का परिचय उत्पादन में जी। उसी को यहाँ फिर से लिखा है कि प्रतिभा ही उत्पादन, विनिमय और व्यवहार में प्रकट होती है। उसमें से उत्पादन की सीमा में उपयोगिता एवं कला का मूल्यांकन एवं प्रस्थापन, जिसको अपन निपुणता, कुशलता भी कह रहे हैं ना, उपयोगिता और इसके साथ व्यवहार में स्थापित मूल्य एवं शिष्ट मूल्यों के निर्वाह के रूप में, और विचार में समाधान के रूप में, और अस्तित्व में अनुभूति है। तो इस दृष्टिकोण से प्रतिभा जो है चारों आयाम में प्रकट होती है। फिर आगे लिखा है कि दर्शन क्षमता ही प्रतिभा है। तो प्रतिभा का मतलब है दर्शन क्षमता से संपन्न होना, क्योंकि दर्शन क्षमता में ही ज्ञान, विवेक, विज्ञान जो है वो स्पष्ट होता है। फिर लिखा है कि प्रतिभा ही उत्पादन एवं व्यवहार के लिए प्रवृत्त है। तो यदि अपन प्रतिभा को दर्शन क्षमता के रूप में, उपलब्धि के रूप में ज्ञान मानते हैं, तो यही उत्पादन, विनिमय एवं व्यवहार में, यानी विवेक, विज्ञान और विवेक के रूप में प्रवृत्ति है। प्रतिभा ही उत्पादन, विनिमय, व्यवहार के लिए प्रवृत्ति है। आचरण ही मानव की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति ही प्रकटन, और प्रकटन ही जागृति पूर्वक अस्तित्वशीलता, विकास एवं जागृति अस्तित्वशीलता ही दर्शन क्षमता ही प्रतिभा, प्रतिभा ही उत्पादन, विनिमय एवं व्यवहार में प्रवृत्ति, आचरण ही मनुष्य की अभिव्यक्ति, आचरण ही प्रकटन, प्रकटन ही जागृति पूर्वक अस्तित्वशीलता, विकास एवं जागृति अस्तित्वशीलता ही प्रकृति। तो विकास और जागृति की जो अस्तित्वशीलता है उसी को प्रकृति कह रहे हैं, इसलिए प्रकृति को स्थितिशील भी बोलते हैं। प्रकृति ही जड़ चैतन्य क्रिया, जड़ चैतन्य क्रिया ही समग्र, समग्र ही अध्ययन, अध्ययन ही जागृति क्षमता, एवं जागृति क्षमता ही दर्शन क्षमता है। तो इस तरीके से दर्शन क्षमता के सभी आयामों को जो है इसमें, इस सूत्र में स्पष्ट किया गया है। फिर लिखा है कि ज्ञानावस्था की चैतन्य इकाई में प्रधान लक्षण जो है वो दर्शन क्षमता ही है। दर्शन क्षमता को दूसरे अर्थ में समाधान कह रहे हैं, और उसी को ही, समाधान को ही प्रतिभा कह रहे हैं। मनुष्य की मूल क्षमता या स्वत्व भी यही है। तो जिसको अपन मूल क्षमता कह रहे हैं मानव की, वो दर्शन क्षमता ही है, उस रूप में प्रतिभा ही है, और प्रतिभा के रूप में ज्ञान ही है ना। इस तरीके से मूल क्षमता स्वत्व के रूप में ज्ञान है। यही क्षमता तात्रय को स्पष्ट करती है। यही स्व पर मौलिकता की स्वीकृति,
स्व और पर मौलिकता, मतलब चैतन्य क्रिया और पर के रूप में जो है शरीर के रूप में भौतिक रासायनिक क्रिया की मौलिकता की स्वीकृति ही संस्कार है। संस्कार ही निश्चय है, निश्चय ही संकल्प है, संकल्प ही अनुगमन और अनुसरण, अनुगमन अनुसरण ही अनुसंधान एवं संधान, अनुसंधान एवं संधान ही व्यवहार एवं उत्पादन, व्यवहार एवं उत्पादन ही समृद्धि की अनुभूति व समाधान, अनुभूति व समाधान ही जीवन, जीवन ही अस्तित्व एवं परमानंद, अस्तित्व एवं परमानंद की परमानंद ही सतर्कता एवं सजगता, सतर्कता सजगता ही पूर्ण जागृति, पूर्ण जागृति ही दर्शन क्षमता की परमावधि, परम अवधि जिसको कह रहे हैं वो है। तो इसमें दर्शन क्षमता पूर्वक हमको मौलिकताएं स्पष्ट होती हैं। मौलिकता की जो स्वीकृति होती वही संस्कार है। संस्कार ही जो है, जब संस्कार बोध के रूप में स्वीकार रहता है उसी को निश्चय या निश्चय की निरंतरता के रूप में संकल्प कह रहे हैं। संकल्प पूर्वक जब इसको आचरण में प्रमाणित करने जाते हैं उसी को अनुगमन और अनुसरण कह रहे हैं। अनुगमन अनुसरण पूर्वक ही मानव अनुसंधान एवं संधान करता है। अनुसरण अनुसरण पूर्वक ही अनुसंधान एवं संधान है। अनुसंधान संधान का मतलब है कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में क्रमशः अनुकरण अनुसरण को बनाए रखना, उसके लिए अनुसंधान एवं संधान है। और अनुसंधान संधान पूर्वक ही व्यवहार एवं उत्पादन है। तो जो व्यवहार है वो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र के रूप में है और उसी एवं उत्पादन है। इसके बाद व्यवहार एवं उत्पादन, व्यवहार एवं समृद्धि ही, व्यवहार एवं समृद्धि ही अनुभूति व समाधान है। फिर लिखा है कि अनुभूति व समाधान ही जीवन है। जीवन ही अस्तित्व एवं परमानंद है। अस्तित्व एवं परमानंद ही सतर्कता सजगता है, यानी क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता है। सतर्कता सजगता ही पूर्ण जागृति है, क्योंकि जब सजगता हो गई तो क्रिया पूर्णता के रूप में पूर्ण जागृति है। पूर्ण जागृति ही दर्शन क्षमता है। इससे ज्यादा जानने के लिए कुछ और बचा नहीं है ना, इसीलिए इसको परमावधि बोला है। ठीक है, ये सूत्र स्पष्ट हो रहा है? जी भाई। है? योगेश भाई, सुनीता, पानी ले। हाँ जी, बताइए। कोई बोलिए, कोई एक जन। हाँ भैया। मैंने कहा ये सूत्र स्पष्ट हो गया कि नहीं हुआ? हाँ भैया, वो मेरा ध्यान नहीं था। मैं अच्छा जो अच्छा। जुड़ा हूँ अभी, मतलब 2-5 मिनट हुई, लेकिन जो है कुछ और भी। कौन सा सूत्र है भैया? इसमें लिखा है ज्ञानावस्था की चैतन्य इकाई में प्रधान जो लक्षण है वो दर्शन क्षमता ही है। ठीक बात फिर है। लिखा है कि मनुष्य की मूल क्षमता या स्वत्व भी यही है, जिसको अपन स्वत्व कह रहे हैं। हाँ, और यही क्षमता जो है तात्रय को स्पष्ट करती है। ठीक बात है। फिर लिखा है कि यही स्व और पर मौलिकता की स्वीकृति। हाँ जी। तो जो जो मौलिकता है, मौलिकता की स्वीकृति ही संस्कार है। तो मौलिकता दो चीजों की मौलिकता हो गई यहाँ पे, चैतन्य इकाई के रूप में स्व की, और शरीर के रूप में पर की, और भौतिक रासायनिक जो रचना है उसके रूप में पर की भौतिक रासायनिकता के रूप में पर मौलिकता है ना। मौलिकता। और इसकी स्वीकृति ही संस्कार है। ठीक बात है। संस्कार ही निश्चय है, निश्चय ही संकल्प है। और जैसे ही ये संकल्प हो गया बुद्धि में, तो उसको प्रमाणित करने के लिए अनुगमन अनुसरण है। अनुगमन एवं अनुसरण ही अनुसंधान एवं संधान है। अनुसंधान एवं संधान ही व्यवहार एवं उत्पादन है।
व्यवहार एवं उत्पादन यानी समृद्धि ही अनुभूति व समाधान है। अनुभूति व समाधान ही जीवन और जीवन ही अस्तित्व एवं परमानंद, अस्तित्व एवं परमानंद ही सतर्कता एवं सजगता, सतर्कता एवं सजगता ही पूर्ण जागृति, पूर्ण जागृति ही दर्शन क्षमता की परमावधि है। ऐसा लिखा। मुझे लग रहा है ये स्पष्ट है ना? ऐसा है भैया, है? हाँ, समझ में आ जाए ऐसा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस समझना कोई कठिन नहीं है, मतलब ये सूत्र में। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ संदीप भाई, संदीप भाई को आज लगता भैया सुनाई ठीक है। नहीं। ठीक है। महेश काबरा नहीं जी नहीं सुनाई दे रहा ठीक है? है भैया। महेश भाई समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। मनुष्य सृष्टि में सर्वोच्च विकसित इकाई है। यह कम विकसित इकाई का दर्शक है और अपने समान की जो इकाई है उसके साथ सह अस्तित्वशील है। तो सह अस्तित्वशील का मतलब है समान के साथ व्यवहार करता है ना। और अधिक विकसित के साथ अभ्यासशील है, यानी अपने से अधिक विकसित के साथ वो पूर्णता के लिए जिज्ञासु के रूप में अभ्यासशील है। तो मनुष्य सृष्टि में सर्वोच्च विकसित इकाई है। वो कम विकसित के रूप में जो प्रकृति, जड़ प्रकृति है उसका दर्शक है, समान के साथ वो व्यवहार करता है या सह अस्तित्वशील है। और अधिक विकसित इकाई के साथ, यानी जिसको जागृत जीवन कह रहे हैं या अनुभव संपन्न जीवन है, उसके साथ जो है वो पूर्णता के लिए जिज्ञासु है या अभ्यासशील है। प्रकृति का अध्ययन एवं दर्शन, प्रकृति का अध्ययन और दर्शन तथा मूल्यों का अनुभव प्रसिद्ध है। अनुभव क्षमता ही मूल्य और अनुभव क्षमता ही मूल्य एवं मूल्यांकन का निष्कर्ष है। स्थिति मूल्य या मूल्यांकन ही अनुभव है। अनुभव विहीन मनुष्य अपने में स्पष्ट नहीं होता है। प्रत्येक मनुष्य स्पष्ट होने में से के लिए निरंतर प्रयासशील है। स्वयं स्पष्ट होना ही समाधान एवं अनुभव पूर्ण प्रकटन है। तत्पर्यंत मनुष्य संतृप्त नहीं है। सम्यक्ता प्रकार से, सम्यक्ता यानी पूर्णता भी होता है ना, सम्यक प्रकार से तृप्ति ही संतृप्ति है। सम्यक प्रकार से तुष्टि ही संतुष्टि है। संतुष्टि का तात्पर्य पूर्णता से है। आद्यांत प्रकृति में पूर्णता ही स्थिति, पूर्णता की स्थिति तीन ही है। गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता ही है जो प्रमाण सिद्ध है। पूर्णता त्रय संपन्नता ही जीवन में पूर्णता है जो प्रमाण सिद्ध है, जो सजगता, सतर्कता एवं अमरत्व है। यानी जो गठन पूर्णता है वो अमरत्व है, जो क्रिया पूर्णता है वो सतर्कता है, और जो आचरण पूर्णता है वो सजगता है। यही समाधान व प्रतिभा का चरमोत्कर्ष है। यही सह अस्तित्व, समृद्धि, स्वर्ग, मंगल, शुभ है। यही अभ्युदय है जिसके लिए मानव अनादिकाल से त्रसित है। इसे सर्वसुलभ बनाना ही मानवीय शिक्षा एवं व्यवस्था का आद्यांत कार्यक्रम एवं सफलता है। ठीक है। फिर है भैया। सजगता एवं, हेलो। बोलिए। ये सतर्कता, सजगता की बात आई ना, इसमें एक सहजता भी शब्द है भैया। हाँ। तो सहजता जो है वो आचरण पूर्णता के अर्थ में उपयोग होता है, ऐसा नहीं। मैं इसको कभी कभी जो है ना ऐसे भी मतलब सोचता हूँ कि सतर्कता जो है वो मानव, सजगता जो है देव मानव, और सहजता जो है वो दिव्य मानव, यानी कि एक मिनट भैया। आचरण पूर्णता के अर्थ में सहजता शब्द
हो सकता है क्या? हाँ, लेकिन इसमें जो बाबा जी ने लिखा है ना, वो क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता के अर्थ में सतर्कता सजगता को लिखा है, इसी अध्याय में जो अपन पढ़ रहे हाँ हैं, हाँ हाँ, उसी तो अर्थ में ही लिखा है ऐसा। हाँ यहाँ तो उसी अर्थ में दिख रहा है, ठीक है, लेकिन तो फिर तो सहजता जिसको अपन सहजता कह रहे हैं, शायद उसकी निरंतरता के रूप में है, जो सजगता की निरंतरता बन जाती है उसको सहजता बोल अच्छा रहा अच्छा, तो फिर देव मानव के लिए कौन सा शब्द जो है यहाँ बैठ सकता है? जैसे हूँ। तो मानव के यदि लिए। अपन इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि जब देव मानव की बात कर रहे हैं हम्म, तो देव पद चक्र की बात कर, देव पद चक्र में मानव देव मानव है ना, अच्छा, तो उस तो रूप में वहां तो तक ये सतर्कता। सतर्कता ही है ना। अच्छा और जैसे ही ये सतर्कता यानी देव मानव से दिव्य मानव में आते हैं, तब उनमें सजगता आ जाती है, अच्छा, और सजगता के बाद उसकी निरंतरता ही, यानी निरंतरता के रूप में जब सहज, सजगता निरंतरता के रूप में मानव परंपरा में प्रमाणित होती है, उसको सहजता कहते अच्छा, ठीक बात है भैया, क्योंकि मैं सोचा यहाँ जो है सतर्कता सजगता दो शब्द आए, लेकिन सहजता का कोई लेख नहीं है, तो फिर वो क्यों नहीं है? हैं। ठीक बात है भैया, ठीक है। ठीक है, अभी ऐसा सोच के आगे बढ़ सकते हैं। हाँ हाँ, भैया सरलता आज सरलता है मतलब सतर्कता हो, सतर्कता सजगता सहजता और सरलता कहाँ पे आएगी? सरलता तो शिष्ट मूल है ना, सहजता जी सरलता ये सब शिष्ट मूल है। वात्सल्य का शिष्ट मूल जो है वो सहजता है, और निष्ठा का सरलता है। नहीं, निष्ठा ये का नहीं भैया, सरलता जो है मुझे गौरव का लगता है। है गौरव का है। निष्ठा तो गौरव, गौरव का है ही नहीं। गौरव का सरलता। हाँ, गौरव का है। ठीक है। हाँ, स्नेह का निष्ठा है। हाँ, निष्ठा तो शिष्ट मूल ही है। ठीक है। हम्म? स्थापित मूल्यों में फिर लिखा है कि सजगता एवं सतर्कता का प्रकटन अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षा के रूप में द्रष्टव्य है। तो जो सतर्कता में सुरक्षा है और सजगता में सदुपयोग है ना, इस रूप में तन मन धन की सुरक्षा एवं सदुपयोग प्रसिद्ध है। इन तीनों क्रम में धन से तन और तन से मन वरीय है। बाबा जी कह रहे हैं कि वरीयता क्रम में देखें तो धन से तन वरीय है और तन से मन वरीय है। मन जो है, मन आश्रित तन और मन और तन आश्रित धन प्रसिद्ध है। तो यानी जो तन है वो मन के आश्रय में है, इसलिए मन के नियंत्रण से तन जो है चलता है ना। जो मानव शरीर में इंद्रिय क्रियाकलाप है वो मन से संचालित होता है, तो इसलिए मन के आश्रित तन है, और मन और तन के आश्रय आश्रित जो है वो धन प्रसिद्ध है। मानसिकता के अनुसार ही शरीर संचालन और कार्य व्यवहार प्रवृत्ति का अर्थ का उपार्जन एवं उपयोग प्रसिद्ध है। तो मानसिकता के अनुरूप ही शरीर संचालन और कार्य व्यवहार प्रवृत्ति अर्थ का उपार्जन एवं उपयोग प्रसिद्ध है। यहाँ मन जीवन के अर्थ में होगा भैया। हैं? मन जो है वो जीवन के अर्थ में होगा। अब वैसे भी जीवन जो है मन के माध्यम से ही तन हाँ तन हाँ को हाँ संचालित करता है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन कई बार क्या है कि है ना, जीवन क्रियाओं में मन जो है उसका भी अपनी एक हाँ, भूमिका है। लेकिन जब यहाँ तन मन धन बोल रहे हैं तो वो जीवन ही की बात कर मन रहे हैं, अपने जीवन जीवन की, की। तो जीवन क्रियाओं में मन के माध्यम से ही अभिव्यक्ति होती है ना, हाँ हाँ, इसीलिए वो तो है बिल्कुल। इसलिए मन की बात। तो जो मानसिकता के अनुरूप शरीर संचालन और कार्य व्यवहार प्रवृत्ति
यहाँ कामा लगेगा। अर्थ का उपार्जन एवं उपयोग प्रसिद्ध है। मन का तात्पर्य ही विचार से है। यहाँ पे मन का तात्पर्य विचार से कह रहे हैं, यानी जो विचार आयाम है उसको मन के रूप में कह रहे हैं ना। मन का तात्पर्य ही विचार से है। संपूर्ण विचार जो है निपुणता, कुशलता, पांडित्य ही है। इसी को प्रतिभा भी कह रहे हैं। और निपुणता, कुशलता, पांडित्य की संपन्नता को प्रबुद्धता भी बोला है ना। तो यही समाधान है, यही प्रतिभा है, यही अपना प्रबुद्धता है ना इस रूप में, और यही धर्मपूर्ण विचार भी है ऐसा। तो विचार के अभाव में मनुष्य शरीर के द्वारा क्रियाकलापों को संपादित करने में समर्थ नहीं है। यदि विचार क्रिया नहीं है तो मनुष्य शरीर के क्रियाकलापों को संपादित करने में समर्थ नहीं है। यही संचेतनशीलता है, यानी विचार के माध्यम से, यानी मन के माध्यम से शरीर क्रिया और व्यवहार क्रियाओं को संचालित करना, उसी को संचेतनशीलता कह रहे हैं। सुरक्षा एवं सदुपयोग क्षमता संपन्न होने के लिए दर्शन एवं सह अस्तित्व चिंतन है। तो सुरक्षा एवं सदुपयोगता में दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो दर्शन के रूप में है, और दूसरा हिस्सा सह अस्तित्व चिंतन के रूप में अनुभूति है ना। फिर लिखा है, सामाजिकता का अनुसरण आचरण तब तक संभव नहीं है जब तक मानवीयता पूर्ण जीवन सर्व सुलभ ना हो जाए। यानी जो अखंड समाज में सामाजिकता का अनुसरण आचरण तब तक संभव नहीं है जब तक अखंड समाज में मानवीयता पूर्ण जीवन जो है सर्व सुलभ ना हो जाए। ऐसी सर्व सुलभता के लिए शिक्षा और व्यवस्था ही एकमात्र दायी है। तो ये जो मानवीयता पूर्ण जीवन सर्व सुलभ करने के लिए शिक्षा और व्यवस्था ही एकमात्र दायी है, यानी उत्तरदायी है या जिम्मेदार है, जिसके लिए मानव अनादिकाल से प्रयासशील है। प्रत्येक मनुष्य को सतर्कता एवं सजगता से परिपूर्ण होने का अवसर है। इसी अवसर के लिए ही तो शिक्षा और व्यवस्था है, जिसको सफल बनाने का दायित्व शिक्षा और व्यवस्था का है। सफलता और अवसर का स्पष्ट विश्लेषण ही शिक्षा है। प्रत्येक मनुष्य सही करना चाहता है और न्याय पाना चाहता है, साथ ही सत्य वक्ता है। ये तीनों यथार्थ प्रत्येक मनुष्य में जन्म से ही स्पष्ट होते हैं। यही अवसर का तात्पर्य है। इन तीनों के योगफल में भौतिक समृद्धि एवं बौद्धिक समाधान की कामना स्पष्ट है। यह भी एक अवसर है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर का सुलभ हो जाना ही व्यवस्था की गरिमा है। न्याय प्रदान करने की क्षमता एवं सही करने की योग्यता की स्थापना ही शिक्षा की महिमा है। तो ये भी स्पष्ट है ना, ये पैराग्राफ बिल्कुल। हाँ भैया, स्पष्ट हो रहा है। ये बिल्कुल क्रम से लिखा है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है ना। हाँ भैया। तो इसमें ये कहा कि जो सामाजिकता का अनुसरण आचरण तब तक संभव नहीं जब तक मानवीयता पूर्ण जीवन स्थापित नहीं हो जाए, है ना, मानव परंपरा में जी। और वो कह रहे हैं इसकी जो सर्व सुलभता है उसके लिए शिक्षा और व्यवस्था ही एकमात्र दायी है ना, जिसके लिए मानव अनादिकाल से प्रयासशील है। फिर प्रत्येक मनुष्य सतर्कता सजगता से परिपूर्ण होने का अवसर है, जिसको सफल बनाने का काम जो है शिक्षा व्यवस्था का ही है। फिर सफलता और अवसर को का स्पष्ट विश्लेषण ही शिक्षा है। प्रत्येक मनुष्य सही करना चाहता है और न्याय पाना चाहता है, साथ ही सत्य वक्ता है। ये तीनों यथार्थ प्रत्येक मनुष्य में जन्म से स्पष्ट होते हैं। यही अवसर का तात्पर्य है। इन तीनों के योगफल में भौतिक समृद्धि एवं बौद्धिक समाधान की कामना स्पष्ट है। यह भी एक अवसर है। फिर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर का सुलभ हो जाना व्यवस्था की गरिमा है, और न्याय प्रदान करने की क्षमता एवं सही करने की योग्यता की स्थापना ही शिक्षा की महिमा है।
तो व्यवस्था की गरिमा को स्पष्ट किया और दूसरी तरफ शिक्षा की महिमा को स्पष्ट किया। फिर लिखा है कि मनुष्य संवेदनशीलता वश ही स्व, पर एवं अन्य अन्यता के मूल रूप का भी अध्ययन करना चाहता है। यही सह अस्तित्व का मूल आधार है। फिर लिखा है कि ब्रैकेट में लिखा है, अपरिष्कृत विचार पूर्वक सामाजिकता का निर्वाह संभव नहीं है। अमानवीयता की सीमा में विचार परिष्कृति संभव नहीं है। काम मूलक आर्थिक जीवन में अतिभोग के अतिरिक्त और कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है। कामुकता ही जीवन सर्वस्व नहीं है। इसी सत्यतावश मनुष्य जीवन सर्वस्व का अध्ययन करने के लिए बाध्य है। मानव जीवन सर्वस्व 4 आयाम 10 सोपानी व्यवस्था सभा व्यवस्था सीमानुवर्तीय है। तो लिखा है कि मनुष्य संवेदनशीलता वश ही स्व व पर एवं अन्य और अन्यता के मूल रूप का भी अध्ययन करना चाहता है। तो यहाँ अन्य का मतलब अपने जैसे दूसरे और अन्यता का मतलब है जो पर है उसकी मौलिकता हो जाएगी के रूप में ही अध्ययन करना चाहता है। यही सहअस्तित्व का मूल आधार है और इसी सत्यतावश मनुष्य जीवन का सर्वस्व अध्ययन के लिए बाध्य है। मानव जीवन का सर्वस्व 4 आयाम 10 सोपानी परिवार सभा व्यवस्था सीमानुवर्ती है। फिर है संचेतनशीलता का पूर्ण उपयोग समाज में व्यवहार और व्यक्ति में। भैया यहाँ पे सीमानुवर्ती का क्या अर्थ है? इतना ही है सीमा। अच्छा, पूरा मतलब विस्तार इतना ही है। हाँ जी, इससे ज्यादा नहीं है। फिर है संचेतनशीलता का पूर्ण उपयोग समाज में व्यवहार और व्यक्ति में अनुभूति है। तो इसमें भी देखिए, इसमें स्पष्ट है कि जो संचेतनशीलता का पूर्ण उपयोग जो है वो समाज में व्यवहार के रूप में होता है। व्यवहार करते करते ही मानव में व्यक्ति में अनुभूति होती है। जैसे समाज में न्याय का व्यवहार करने से न्याय की अनुभूति होती है। व्यवस्था में सर्वतोमुखी समाधान के रूप में समाधान उपलब्ध कराने के रूप में धर्म की अनुभूति होती और उसके साथ सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी के रूप में सत्य की अनुभूति हो। तो न्याय धर्म सत्य रूपी जो व्यवहार है वो समाज में ही हो सकता है, व्यक्ति में नहीं हो सकता। व्यक्ति में केवल अनुभूति होती है। अनुभव विहीन आचरण पूर्ण नहीं है। मूल्य ही सत्य है, सत्य ही अनुभूति है। सामाजिक मूल्यानुभूति ही अखंडता का और वस्तु मूल्यानुभूति ही समृद्धि का द्योतक है। वस्तु मूल्यानुभूति के बिना उसका उत्पादन संभव नहीं है। धर्मीयता का अनुभव हो जाना ही मूल्यानुभूति है। वस्तु मूल्यानुभूति ही उत्पादन समृद्धि में सफलता है। यही आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है। मूल्यानुभूति में असमर्थता ही उत्पादन में अपूर्णता, सदुपयोग में अक्षमता और सुरक्षा में असमर्थता है। मूल्यानुभूति में असमर्थता ही उत्पादन में अपूर्णता, सदुपयोग में अक्षमता एवं सुरक्षा में असमर्थता है। परिणामतः दरिद्रता एवं असामाजिकता है। व्यवहार मूल्य के अनुभव में जो अक्षमता है वही संदिग्धता, सशंकता, अविश्वास एवं भय है। व्यवहार मूल्य के यानी जो परस्परता में व्यवहार है उसके अनुभव, मूल्य के अनुभव में जो अक्षमता है यानी उसका अनुभव ना हो पाना जो है, उसी के कारण से संदिग्धता, सशंकता, विश्वास और भय है।
फलतः मनुष्य में आतंक, युद्ध या असह अस्तित्व है। इससे स्पष्ट होता है कि असामाजिकता के मूल में व्यवहार एवं व्यवसाय मूल्य का अनुभव करने की अक्षमता है। यही आकलन मानव को मूल्यानुभूति के लिए प्रवर्तित करता है। मूल्यानुभूति ही सामाजिक अखंडता है, जिसमें संस्कृति, सभ्यता एवं विधि व्यवस्था की एक रूपता पाई जाती है। यही मानवीयता का साकार रूप है, जो मानव के लिए चिर प्रतीक्षित तथ्य है। यही सर्वमंगल, शुभ एवं वांछित घटना है। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ दे रहा हूँ। संचेतनशीलता का पूर्ण उपयोग समाज में व्यवहार और व्यक्ति में अनुभूति है। अनुभव विहीन आचरण पूर्ण नहीं है। मूल्य ही सत्य है, सत्य ही अनुभूति है, यानी मूल्यों की अनुभूति है। सामाजिक मूल्यानुभूति ही अखंडता है। सामाजिक मूल्यानुभूति का मतलब न्याय की जो अनुभूति है, उसी के रूप में अखंडता है, जिसको अपन अखंड समाज भी कह रहे हैं। वस्तु मूल्यानुभूति ही समृद्धि है। वस्तु मूल्यानुभूति ही समृद्धि का द्योतक है। वस्तु मूल्यानुभूति के बिना उसका उत्पादन संभव नहीं है। धर्मीयता का अनुभव हो जाना ही मूल्यानुभूति है। वस्तु मूल्यानुभूति ही उत्पादन समृद्धि में सफलता है। यही आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है। मूल्यानुभूति में असमर्थता ही उत्पादन में अपूर्णता है। सदुपयोग में अक्षमता है और सुरक्षा में असमर्थता है। परिणामतः दरिद्रता एवं असामाजिकता है। व्यवहार मूल्य के अनुभव में जो अक्षमता है, वही संदिग्धता, सशंकता, अविश्वास एवं भय है। फलतः मानव में आतंक, युद्ध एवं असह अस्तित्व है। इससे यह स्पष्ट होता है कि असामाजिकता के मूल में व्यवहार एवं व्यवसाय मूल्य का अनुभव करने की अक्षमता है। यही आकलन मनुष्य को मूल्यानुभूति के लिए प्रवर्तित करता है। मूल्यानुभूति ही सामाजिक अखंडता है, जिसमें संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था की एक रूपता पाई जाती है। यही मानवीयता का साकार रूप है, जो मानव के लिए चिर प्रतीक्षित तथ्य है। यही सर्व मंगल, शुभ एवं वांछित घटना है। ठीक है, अभी ये स्पष्ट हो गया है। इसमें कुछ और प्रश्न हो तो बताइए। हाँ जी, आगे बढ़े। भैया एक बस मेरा पूछना था। हाँ बताइए। हाँ भैया, ये जो था ना पैराग्राफ सामाजिकता का अंतर है, उसमें एक लाइन है, हाँ जी, सफलता और अवसर का स्पष्ट विश्लेषण ही शिक्षा है। ये लाइन, जी जी। सफलता और अवसर का स्पष्ट विश्लेषण ही शिक्षा है। ये थोड़ा सा उससे पहले अवसर को स्पष्ट किया ना। हाँ, अवसर तो हो गया है ना, स्पष्ट विश्लेषण ही शिक्षा है। ये लिखा है ना भैया, वो उसी को लिखा है आगे, जिसको अवसर लिखा ना। प्रत्येक मनुष्य को सतर्कता एवं सजगता से परिपूर्ण होने का अवसर है, जिसको सफल बनाने का दायित्व। इसीलिए वो सफलता को लिख दिया और अवसर को विश्लेषण शिक्षा है। वही तो स्पष्ट हो रहा है ना। स्पष्ट हो रहा है। सफलता उसमें दीदी जोड़ा हुआ है, शिक्षा और व्यवस्था का जो मतलब दायित्व शिक्षा और व्यवस्था का है। दूसरे अर्थों में कहें तो सतर्कता और सजगता का स्पष्ट विश्लेषण ही शिक्षा है। जी, अच्छा, ठीक है। उसी के आधार पे सफल और वही सफलता है, मतलब जी, उसका इसीलिए सफलता है। हाँ ठीक बात है भैया, शायद उसका सर्वसुलभ हो जाना सफलता, ऐसा है। मेरे पास किताब नहीं है।
ठीक है मतलब आप। केवल विश्लेषण से नहीं होगा ना, उसका सफल होना भी शिक्षा ही है। हाँ जी, हाँ, मतलब केवल विश्लेषण कर लिया और सफल नहीं हुए तो क्या, तो शिक्षा का प्रयोजन ही पूरा नहीं हुआ। तो इसीलिए हाँ, सफलता एवं अवसर का स्पष्ट विश्लेषण ही शिक्षा है। तो सफल, ठीक, अब ठीक। है ना? बाबा जी ने तो कहीं सुई की नोक भी रखने की जगह छोड़ी नहीं ना। हाँ जी, हाँ जी। आप रख नहीं सकते एक एक जगह को पूरा, मतलब उसमें कितना सही लग रहा है सफलता को जोड़ना। नहीं तो दीदी, इसमें आप बाबा जी विश्लेषण का, करके छोड़ देते भैया हैं। भैया मुझे लगता है कि इस पैराग्राफ से बाबा जी का कहना है कि अखंड समाज और सार्वभौमिक व्यवस्था से कम कुछ उनको खपता ही नहीं है। पूरी मानव जाति, एक दो व्यक्ति या एक दो व्यक्तियों का समूह कुछ हो जाए ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ये क्या लिखता है कि प्रत्येक मनुष्य को, यानी कि पृथ्वी पर के प्रत्येक मनुष्य को सतर्कता एवं सजगता से परिपूर्ण होने का अवसर है, जिसको सफल बनाने का दायित्व शिक्षा शिक्षा एवं एवं व्यवस्था का व्यवस्था, ही है, सही है। ऐसा लिखा है। यानी उनको अखंड समाज और सार्वभौमिक व्यवस्था से कम पृथ्वी पर एक भी मनुष्य रहे, ये गवारा नहीं है, ऐसा दिखता है। मतलब सतर्कता और सजगता का लोकव्यापी सर्वसुलभ हो जाना ही सफलता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अरे इसमें जो सफलता शब्द है उसको फिर आगे भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक मनुष्य सही करना चाहता है, न्याय पाना चाहता है, सत्य का वक्ता है, और इसीलिए लिखा है कि वो न्याय प्रदायी क्षमता और सही की योग्यता को स्थापित की स्थापना ही शिक्षा की महिमा है, यही सफलता है ना। वो जो करना चाहता है वो हो जाए, है ना। और ये हो सके ऐसी ऐसी व्यवस्था बनाना उसका दायित्व शिक्षा का है और हाँ। व्यवस्था का है। यानी कि ये जो दर्शन को समझे हुए, तो जो इसमें समझा लिखा ना, सकते, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर सुलभ हो जाना वो व्यवस्था की गरिमा है, हाँ, और न्याय प्रदायी क्षमता और सही करने की योग्यता स्थापित कर देना वो शिक्षा की महिमा है। जी तो भैया। व्यवस्था और शिक्षा है जिसको अपन गरिमा और महिमा कह रहे हैं, वही अवसर सुलभता और जिसको अपन सफलता कह रहे हैं, जी भैया। सफलता के रूप में महिमा है। तो इसलिए विश्लेषण होना चाहिए, वो भी शिक्षा का पार्ट है ना, सफलता और अवसर का स्पष्ट विश्लेषण भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब विश्लेषण के बिना आदमी में गति कहाँ है ना, तो विश्लेषण तो बहुत जरूरी है। विश्लेषण ही तो दर्शन क्षमता है, जिसको अपन दर्शन क्षमता, अभी जो पहले आया था ना, तो जो विश्लेषण पूर्वक की दर्शन क्षमता है। और हम लोगों ने पहले भी मैं पढ़ा ये है कह रही कि थी, मतलब जो, विश्लेषण भी साथ अब शिक्षा है। जी जी, तो हम लोगों ने ऐसा पहले भी पढ़ा है कि विश्लेषण पूर्वक ही वस्तुगत सत्य और स्थिति सत्य जो है, वस्तु स्थिति सत्य स्पष्ट होता है, जिसको अपन रूप गुण स्वभाव धर्म देश काल दिशा कह रहे हैं, ये विश्लेषण पूर्वक ही स्पष्ट होता है ना। विश्लेषण उसमें भी ये भी शिक्षा है। उसमें भी एक स्थिति तक जो है, जो स्वभाव और धर्म का विश्लेषण नहीं होता है, लेकिन वो तुलना में सापेक्षता के रूप में स्पष्ट होता है। सापेक्षता का मतलब तुलना में स्पष्ट होता है। जैसे स्वभाव और धर्म जो है वृत्ति में सापेक्ष ज्ञान के रूप में रहता है, वही चित्त में चिंतन में निरपेक्षता में स्पष्ट होता है। निरपेक्षता में स्पष्ट होना ही प्रतीति है, सापेक्षता में स्पष्ट होना ही आभास है। आवाज ठीक है, ठीक है भैया। आगे पढ़ते हैं। सामाजिकता का आधार संस्कृति एवं सभ्यता ही है। फिर लिख रहे हैं कि उपलब्धि सह अस्तित्व एवं समृद्धि है। पूर्णता को पाने की प्रक्रिया श्रृंखला ही संस्कृति है। पूर्णता को पाने की प्रक्रिया श्रृंखला ही संस्कृति है। और बेसिकली संस्कृति ही शिक्षा है, जिसको अपन कह रहे हैं शिक्षा ही संस्कृति है ना, और उसका आचरण ही सभ्यता है।
तो शिक्षा का जो आचरण है वही सभ्यता है। तो सभ्यता का मतलब होता है जिसको अपन वाहन क्रिया करें, और संस्कृति का मतलब ग्रहण क्रिया। शिक्षा पूर्वक हम समझदारी को ग्रहण करते हैं और आचरण पूर्वक जो है उसका वाहन करते हैं, जो सभ्यता है। मानव जीवन में पूर्णता केवल सह अस्तित्व ही है, जिसकी व्यवहारिक सुगमता के लिए समृद्धि की आवश्यकता होती है। मानव जीवन में पूर्णता केवल सह अस्तित्व ही है। सह अस्तित्व का मतलब होता है अखंड समाज, यानी जब व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र तक जो है साथ साथ जीना हो जाना, उसको सह अस्तित्व कह रहे हैं। और जिसकी व्यवहारिक सुगमता के लिए, यानी सह अस्तित्व की व्यवहारिक सुगमता के लिए समृद्धि की आवश्यकता है, जो महत्वाकांक्षा एवं सामान्य आकांक्षा के अंतर्गत सीमित है। संस्कृति के मूल रूप में विचार ही है, और ये विचार त्रात्रय, मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता के अर्थ में है। अमानवीय परंपरा सामाजिक नहीं है। असामाजिक आहार, विहार, व्यवहार, जाति, धर्म, भाषा, उत्पादन, उपयोग, वितरण, ये सब सह अस्तित्व को सिद्ध करने में समर्थ सिद्ध नहीं हुए हैं। असामाजिक आहार, विहार, व्यवहार, जाति, धर्म, भाषा, उत्पादन, उपभोग, वितरण, ये सब सह अस्तित्व को सिद्ध करने में समर्थ सिद्ध नहीं हुए। इसी के इन सब में यदि असामाजिकता रहती है तो साथ साथ जीना नहीं होता है। ये आवाज तो आन रही है आपकी है? हाँ जी, क्या बोला? क्या आवाज क्लियर है? हेलो, किसको आवाज नहीं आ रही है? किसी को आवाज नहीं आ रही है। शायद सैनी भैया थे। अच्छा, उनका नेट की प्रॉब्लम होगी, है ना? बाकी सभी को तो आवाज साफ आ रही है ना? हाँ, एकदम साफ है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अमानवीय परंपरा सामाजिक सिद्ध नहीं है। फिर लिखा है कि असामाजिक आहार, असामाजिक व्यवहार, असामाजिक व्यवहार, असामाजिक जाति, असामाजिक धर्म, असामाजिक भाषा, असामाजिक उत्पादन, असामाजिक उपभोग और असामाजिक वितरण, ये सब सह अस्तित्व को सिद्ध करने में समर्थ सिद्ध नहीं हुए हैं। सह अस्तित्व के बिना समाज एवं सामाजिकता नहीं है, है ना? सह अस्तित्व का मतलब है संबंध की निरंतरता में जीना। तो जो संबंधों को तोड़ता है वो असामाजिकता है ना? जिसमें हम संबंध में जी नहीं पाते वो सब असामाजिकता है। संबंध में जी पाना ही समाज और सामाजिकता है ना, इसी को कह रहे हैं कि सह अस्तित्व के बिना समाज और सामाजिकता सिद्ध नहीं है। उत्पादन परंपरा भी सामाजिकता के लिए ही है। मतलब जो ऊपर भी कहा कि जो समृद्धि है, समृद्धि किस लिए आवश्यक है? क्योंकि जो मानव जीवन में पूर्णता केवल सह अस्तित्व है, और इसके व्यवहारिक सुगमता के लिए समृद्धि की आवश्यकता है। उसी को यहाँ पर लिखा है कि सह अस्तित्व के बिना समाज और सामाजिकता नहीं है। उत्पादन परंपरा भी, यानी जो उत्पादन के रूप में जो समृद्धि है वह भी सामाजिकता के लिए है, क्योंकि समृद्धि का सामाजिकता के अर्थ में नियोजन होता है। तो सामाजिकता के अर्थ में समृद्धि के नियोजन का मतलब है कि जो लोग जीने में, जिनको असुविधा हो रही है संबंधों में जीने में, उनके लिए पूरक होना, है ना? अपनी समृद्धि को सदुपयोगता के अर्थ में, पूरकता के अर्थ में वो संबंध में जी पाए, इसमें सहायक होना, इसी के अर्थ में सारा उत्पादन और समृद्धि का जो है प्रयोजन है। फिर सामाजिकता के विरोध, विद्रोह एवं आतंक में प्रयुक्त उत्पादन, मतलब ऐसा कोई भी उत्पादन जो सामाजिकता के विरोध में है या सामाजिकता के विद्रोह में है या आतंक में प्रयुक्त उत्पादन सह अस्तित्व के लिए निषेध है। इसी आकलन बस इस सीमा में प्रयुक्त सभी शक्तियां
अनुपयोगी, दुरुपयोगी एवं निरर्थक सिद्ध हुई है ना। साथ ही समाज एवं सामाजिकता के विकास अर्थात पूर्णता के क्रम में बाधक सिद्ध हुई हैं। जैसे अभी जो सभी जगह जितना भी उत्पादन होता है उसका मैक्सिमम हिस्सा जो है वो लड़ाई झगड़े युद्ध के लिए ही लगता है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं हमारी जीडीपी का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो नेशनल सिक्योरिटी में जाता है। नेशनल सिक्योरिटी यानी युद्ध के लिए ही लगता है। लेकिन अभी असामाजिकता में यानी वर्गीय चेतना में इसका कोई विकल्प भी नहीं है। जब तक समुदाय चेतना है, वर्गीय चेतना है, जब तक मानव का जो आचरण है वो असामाजिकता की सीमा में है, तब तक युद्ध द्रोह विद्रोह जो है वो अनिवार्य है। फिर लिखा है कि इसी आकलन वश इस सीमा में प्रयुक्त सभी शक्तियां अनुपयोगी, दुरुपयोगी, निरर्थक सिद्ध हुई हैं। साथ ही समाज एवं सामाजिकता के विकास अर्थात पूर्णता के क्रम में बाधक सिद्ध हुई हैं। सामाजिकता के बिना सफल अर्थव्यवस्था नहीं है। यदि लोग संबंध पूर्वक नहीं जीते हैं तो अर्थव्यवस्था सफल नहीं होती। सह अस्तित्व में ही सफलता एवं उसकी निरंतरता है। यदि सह अस्तित्व है तो अर्थव्यवस्था सफल है और उसकी निरंतरता भी है, यानी समृद्धि के रूप में उसकी निरंतरता भी है। वर्ग सीमा में की गई अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम दूसरे वर्ग के दलन, दमन, उन्मूलन के लिए बाध्य हो जाती है। यही शोध प्रतिशोध का कारण है एवं सह अस्तित्व की मूल बाधा है, जिसका निराकरण मानवीयतापूर्ण अर्थव्यवस्था ही है। इसलिए संस्कृति का शुद्ध रूप संस्कार संपन्न होने की परंपरा है। यही पूर्ण शिक्षा है। तो ये पहला अध्याय एकदम स्पष्ट है ना, इसमें कोई प्रश्न तो नहीं है ना? नहीं है भैया। तो नेक्स्ट पैरे पे आ जाते हैं ना। संस्कृति का शुद्ध स्वरूप संस्कार संपन्न होने की परंपरा है। शुद्ध रूप संस्कार संपन्न होने की परंपरा है। यही पूर्ण शिक्षा है। मनुष्य में संस्कार गुणात्मक परिवर्तन क्रिया परंपरा है। गुणात्मक परिवर्तन जागृति, अनुक्रमानुगमन या अनुसरण है। गुणात्मक परिवर्तन जागृति, अनुक्रमानुगमन या अनुसरण है। मनुष्य की जागृति अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से अतिमानवीयता में स्पष्ट है। क्रम ही परंपरा है, व्यतिक्रम परंपरा नहीं है। व्यतिक्रम का सुधार होना भावी है। व्यतिक्रम सह अस्तित्व को प्रदान करने या सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। इसी कारणवश प्रत्येक व्यक्ति व्यतिक्रम के स्थान पर क्रमानुसंगीयता को पाने के लिए मनुष्य प्रयासरत है। व्यतिक्रमता ही अमानवीयता है, जो अपराध एवं गलती है। मानवीयता पूर्ण परंपरा में ही प्रणाली, पद्धति, नीति पूर्ण प्रक्रिया सिद्ध होती है, क्योंकि मनुष्य मानवीयता को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। मानवीयता विहीन मनुष्य का अपने में सम्मान पाना संभव नहीं है। मानवीयतापूर्ण जीवन में ही मूल्यांकन और मूल्यानुभूति होती है। मानवीयतापूर्ण जीवन में ही सह अस्तित्व सिद्ध होता है। यही धर्म की सफलता है। फिर आगे है, परंपरा किसी लक्ष्य को पाने के लिए किया गया प्रयास है। मानव व्यवहार परंपरा का मूल लक्ष्य सुख, शांति, संतोष, आनंद ही है, जिसका व्यवहार प्रमाण ही अभय, सह अस्तित्व, समाधान एवं समृद्धि है। यही अभयता है जो समाज की मूल अवधारणा है। मूल अवधारणा को पाने के लिए अथवा सफल बनाने के लिए प्रक्रिया प्रभावशील होती है। मानवीयतापूर्ण प्रक्रिया ही लक्ष्य सफलता के लिए एकमात्र शरण है। इसलिए संस्कृति
परंपरागत उद्बोधन, प्रयोजन, प्रोत्साहन, संरक्षण, संवर्धन, परिपालन प्रक्रिया है जो अवधारणा पूर्वक संस्कार का आरोपण करती है। यही शिक्षा सर्वस्व है। संस्कार पूर्वक ही प्रवृत्तियों का उदय होता है। प्रत्येक व्यक्ति संवेग के रूप में अवतरित होकर क्रियाशील होती है। प्रत्येक प्रवृत्ति संवेग के रूप में अवतरित होकर क्रियाशील होती है। यही स्वभाव में गण्य होता है। स्वभाव तात्रय की सीमा में गण्य होता है। इसलिए वर्ग विहीन मानवीयता पूर्ण समाज में संघर्ष का अत्याभाव होता है। जागृति और संगठन पूर्वक ही समाज चेतना का उदय होता है। संगठन के मूल में पूर्णता की अवधारणा होती है। यही अभयता है। प्रत्येक वर्ग के मूल में परंपरा के स्थापक, ज्ञापक और प्रेरक का रहना अनिवार्य है। तो इसमें लिखा है परंपरा किसी न किसी लक्ष्य को पाने के लिए किया गया प्रयास है। फिर लिखा है कि मानव परंपरा का मूल लक्ष्य सुख, शांति, संतोष, आनंद है, जिसका व्यवहार प्रमाण जो है वो अभय, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व है। फिर लिखा है कि यही अभयता समाज की मूल अवधारणा है, क्योंकि अभयता के बिना समाज नहीं है, इसलिए समाज की मूल अवधारणा है या मूल धारणा है। मूल धारणा को पाने और सफल बनाने के लिए प्रक्रिया प्रभावशील होती है। मानवीयतापूर्ण प्रक्रिया ही लक्ष्य सफलता के लिए एकमात्र शरण है। संस्कृति, परंपरा, उद्बोधन, प्रयोजन, प्रोत्साहन, संरक्षण, संवर्धन, परिपालन प्रक्रिया है। संस्कृति को के सभी आयामों को यहाँ स्पष्ट किया। संस्कृति परंपरागत उद्बोधन, प्रयोजन, प्रोत्साहन, संरक्षण, संवर्धन, परिपालन प्रक्रिया है जो अवधारणा पूर्वक संस्कार का आरोपण करती है। यही शिक्षा सर्वस्व है। संस्कार पूर्वक ही प्रवृत्तियों का उदय होता है। प्रत्येक प्रवृत्ति संवेग के रूप में अवतरित होकर क्रियाशील होती है। यही स्वभाव में गण्य होता है ना। यहाँ पे प्रवृत्तियों का मतलब क्या है? यहाँ प्रवृत्तियों का मतलब है जिसको हम लोग असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभयता कह रहे हैं ना। वो प्रवृत्तियों का उदय होता है और ये प्रवृत्ति ही संवेग पूर्वक जो है स्वभाव के रूप में गण्य होती हैं। क्योंकि हम लोगों ने वो चार्ट डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि जो मानवीय प्रवृत्ति हैं उसी से मानवीय स्वभाव यानी धीरता, वीरता, उदारता और दया, कृपा, करुणा जो है वो क्रम से अवतरित होती हैं, अवतरित होकर क्रियाशील होते हैं। मतलब धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा जो है वो संबंध और संपर्क की सीमा में क्रियाशील होते हैं। यही स्वभाव में गण्य होता है और उसी के कारण से तात्रय की सीमा में जो है स्वभाव की को पहचाना जाता है या गण्य होता है ना। धीरता, वीरता, उदारता में मानवीयता और धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा में अति मानवीयता और धीरता, वीरता, उदारता और दया, कृपा के रूप में जो है देव मानवीयता है। फिर लिखा है कि वर्ग विहीन मानवीयता पूर्ण समाज में संघर्ष का अत्याभाव होता है। फिर लिखा है कि जागृति और संगठन पूर्वक ही समाज चेतना का उदय होता है। तो जागृति का मतलब यहाँ पे समाधान को प्रमाणित करने के अर्थ में है। और संगठन का मतलब है जब परिवार समूह और परिवार समूह से ग्राम और ग्राम समूह, इस रूप में क्रमशः संगठन पूर्वक ही समाज चेतना का उदय होता है। संगठन के मूल में पूर्णता की धारणा होती है। यही अभयता है। फिर लिखा है कि प्रत्येक वर्ग के मूल में परंपरा के स्थापक, ज्ञापक, प्रेरक का रहना अनिवार्य होता है। इन्हीं से उस परंपरा के अस्तित्व की महत्ता, उसकी अक्षुण्णता के लिए कार्यक्रम उद्गमित होता है जो प्रत्यक्ष परोक्ष आधार पर प्रतिस्थापित होता है। प्रत्यक्ष के स्थूल सूक्ष्म कारण भेद हैं जो प्रकृति की सीमा है। परोक्ष के रहस्य और आरहस्य भेद हैं जो सह अस्तित्व में ज्ञान और अनुभूति परक हैं। जो प्रत्यक्ष का अध्ययन है वो स्थूल सूक्ष्म कारण के भेद से है और जिसको परोक्ष और अपरोक्ष कह रहे हैं तो वो रहस्य और आरहस्यता के भेद से, जो सह अस्तित्व में ज्ञान और अनुभूति परक है। इन्हीं आधारों पे संपूर्ण परंपराएं उद्गमित हुई हैं। प्रत्यक्ष के स्थूल रूप पर आधारित
प्रस्थापनाओं से मनुष्य जीवन को पूर्णतया विश्लेषित करना संभव नहीं हुआ है, तो मनुष्य जीवन में स्थूल सूक्ष्म कारण का संयुक्त रूप है। मनुष्य जीवन स्थूल सूक्ष्म कारण का संयुक्त रूप है। रहस्य के आधार पर प्रस्तावित किया गया जीवन दर्शन, रहस्य के आधार पर प्रस्तावित किया गया जीवन दर्शन, जिसको हम लोग आदर्शवाद कह रहे हैं, स्वयं में असंपूर्ण सिद्ध हुआ है। रहस्यता पूर्णता का द्योतक नहीं है। इसी पराभव ने मानव को प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभव सिद्ध प्रमाणों पर आधारित जीवन दर्शन से परिपूर्ण होने के लिए बाध्य किया है, जिसको मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद कह रहे हैं, जिसका विश्लेषण स्पष्ट हो चुका है। परंपरा की स्वीकृति ही प्रतिबद्धता है। स्वस्थ परंपरा केवल सामाजिकता होती है। वर्गीय एवं पारिवारिक परंपरा संघर्ष एवं सीमा से मुक्त नहीं है, फलतः सामाजिक नहीं है। परंपरा सामाजिक या वर्गीय ही है। परंपरा दो प्रकार की है, वर्गीय और सामाजिक। वर्गीय चेतना की परंपरा का अखंडता में परिवर्तित होना संभव नहीं है। वर्ग मूलक अवधारणाओं का किसी सीमा में सीमित होना आवश्यक है। तो जितने भी प्रकार की वर्गीय चेतना है, धर्म, जाति, नस्ल आदि के रूप में, मत पंथ के आदि के रूप में जितनी भी है, उसके बारे में कह रहे हैं कि वो वर्गीय चेतना की परंपरा का अखंडता में परिवर्तित होना संभव नहीं है। फिर कह रहे हैं कि वर्ग मूलक अवधारणा का किसी सीमा से सीमित होना आवश्यक है। यदि वो सीमा विहीन हो जाएगा तो अखंडता ही हो जाएगी। तो सामाजिकता सीमा नहीं अपितु अखंडता है। प्रतिबद्धताएं संकल्प पूर्ण प्रवृत्ति के रूप में प्रकट होती हैं, जो आहार विहार आचरण व्यवहार उत्पादन उपभोग वितरण दायित्व कर्तव्य निर्वाह के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं। प्रतिबद्धताएं संकल्प पूर्ण प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट होती हैं, जो उनके आहार विहार आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही महेश भाई? बराबर आ रही है भैया। आ रही है भैया जी। आ रही है, किसी को आ रही है? उनको नहीं पहुंची जी आ रही है। आ रही है। तो महेश भाई एक बार आप फिर से लॉगिंग कर लीजिए तो आने लगेगी। महेश भाई आवाज आ रही है? महेश भाई उनको लिखना पड़ेगा, उनको लिख दीजिए कि एक बार लॉगिंग कर लें। हाँ भैया लिख देते। हाँ, तो हम लोग ये कह रहे थे, प्रतिबद्धताएं संकल्प पूर्ण प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट होती हैं, जो उनके आहार विहार आचरण व्यवहार उत्पादन उपभोग वितरण और दायित्व कर्तव्य निर्वाह के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं। संकल्प में परिवर्तित होना ना होना ही अवधारणा है। ऐसी अवधारणा भास आभास पूर्वक ही होती है, जबकि धारणा सक्रम ज्ञान पूर्वक स्वीकृत है, जिसे शिक्षा ही स्थापित करती है। फिर लिखा है कि प्रथम शिक्षा माता पिता। इसको यही थोड़ा सा रोके या पूरा ये पैराग्राफ पढ़ेंगे आप? मैं फिर से इस पूरे पैराग्राफ को एक बार पढ़ देता हूँ, फिर से रिपीट कर दूंगा, है ना? अच्छा ठीक, इसको कर लीजिए। तो इसमें लिखा है कि जबकि धारणा सक्रम ज्ञान पूर्वक स्वीकृति है, जिसे शिक्षा ही स्थापित करती है। और फिर लिखा है प्रथम शिक्षा माता पिता, द्वितीय शिक्षा परिवार, तृतीय शिक्षा केंद्र में, चतुर्थ शिक्षा वातावरण में, और उसमें प्रचार प्रदर्शन प्रकाशन प्रक्रिया भी है। यही शिक्षा मनुष्य में अवधारणा स्थापित करती है। फलतः मनुष्य तात्रय की सीमा में अपने आचरण को प्रस्तुत करता है। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, ये पैराग्राफ को। प्रत्येक वर्ग के मूल में परंपराओं के स्थापक ज्ञापक प्रेरक का रहना अनिवार्य है। उन्हीं से उस परंपरा के अस्तित्व की महत्ता, उसकी अक्षुण्णता के लिए कार्यक्रम उद्गमित होता है, जो प्रत्यक्ष परोक्ष आधार पर प्रतिस्थापित होता है। प्रत्यक्ष के स्थूल सूक्ष्म कारण भेद हैं,
जो प्रकृति की सीमा में है। परोक्ष के रहस्य और अरहस्यता भेद हैं। तो परोक्ष का मतलब जिसको हम लोग स्थितिवत्ता कहते हैं या व्यापक वस्तु कह रहे हैं, तो उसके रहस्य और अरहस्य के रूप में भेद है, जो सह अस्तित्व में ज्ञान और अनुभूति है। जब वो अरहस्य हो गए तब वो ज्ञान और अनुभूति परक होते हैं। इन्हीं आधारों पे संपूर्ण परंपराएं उद्गमित हुई हैं। तो जितनी भी जिनको अपन दर्शन परंपरा या धर्म ज्ञान परंपराएं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसी आधार पे उद्गमित हुई हैं। प्रत्यक्ष के स्थूल रूप पर आधारित जो प्रस्थापनाएं हैं, यानी जो स्थूल सूक्ष्म के कारण के रूप में जो प्रस्तावनाओं में जो है मनुष्य के जीवन का पूर्ण विश्लेषण नहीं होता है। इसीलिए परोक्ष की जरूरत होती है, जिसको अपन कह रहे हैं सह अस्तित्व में जो स्थितिवत्ता को समझ पाना। उसके बिना जो है जीवन, मानव जीवन पूर्णतः विश्लेषित करना संभव नहीं होता है। तो मनुष्य जीवन जो है वो स्थूल सूक्ष्म कारण का संयुक्त रूप है। रहस्य के आधार पर प्रस्तावित किया गया जीवन दर्शन स्वयं को अपूर्ण सिद्ध हुआ है। तो जितनी भी फिलॉसफीज हैं, है ना, या जितने भी प्रकार के जो दर्शन है, तो यदि उनमें रहस्यता बनी हुई है तो वो अपूर्ण सिद्ध होते हैं। रहस्यता पूर्णता का द्योतक नहीं है। रहस्यता पूर्णता का द्योतक इसलिए नहीं है क्योंकि रहस्यता में तृप्ति नहीं है और मानव में अज्ञात को ज्ञात करना बना ही रहता है, इसीलिए पूर्णता नहीं है। इसी पराभव ने मानव को, इसी पराभव यानी क्योंकि पूर्णता नहीं है, इसीलिए मानव में जो है प्रयोग, व्यवहार और अनुभव सिद्ध प्रमाणों पर आधारित जीवन दर्शन से परिपूर्ण होने के लिए बाध्यता है ना। वो कह रहे हैं कि फिर ये स्पष्ट हो गया है, जिसका विश्लेषण स्पष्ट हो गया है, और वो जो स्पष्ट हुआ है वो मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद के रूप में हुआ है। फिर परंपरा की स्वीकृति ही प्रतिबद्धता है। स्वस्थ परंपरा केवल सामाजिकता है। वर्गीय एवं पारिवारिक परंपरा संघर्ष एवं सीमा से मुक्त नहीं है। यानी परिवार के आधार पे या वर्ग के आधार पे जो भी परंपराएं हैं उनमें संघर्ष है और वो सीमित है, संकीर्ण है, फलतः सामाजिक नहीं है। परंपरा सामाजिक या वर्गीय है। परंपरा दो प्रकार की ही हो सकती है, एक किसी सीमा में जिनको वर्गीय कह रहे हैं और अखंडता में जिसको सामाजिक कह रहे हैं। वर्गीय चेतना की परंपरा का अखंडता में परिवर्तित होना संभव नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो वर्गीय चेतना है वही अखंडता में बदल जाए, ये संभव नहीं हुआ है। ये कल्पना लोगों में बनी हुई है कि सभी हिंदू हो जाएं, सभी मुसलमान, सभी क्रिश्चियन हो जाएं, सभी कम्युनिस्ट हो जाएं तो हम अखंडता को पा लेंगे। ये संभव हुआ नहीं है। फिर लिखा है कि वर्ग मूलक जो अवधारणाओं का किसी सीमा में सीमित होना आवश्यक है। यानी जब तक जो अवधारणाएं किसी सीमा में नहीं होती हैं तब तक वर्ग मूलक, जिसको अपन कह रहे हैं, वर्गीयता नहीं आती है। तो वर्गीयता के लिए आवश्यक है कि जो अवधारणा है उनमें व्यापकता ना हो, है ना, उनमें संकीर्णता हो, सीमा हो, विचार की सीमा हो, तर्क की सीमा हो, है ना। उसी सीमा के आधार पे ही तो वर्गीय जो है विचार जन्म लेता है। वर्गीय विचार ही वर्गीय मानसिकता को जन्म देता है, उसी को वर्गीयता कह रहे हैं। फिर है कि सामाजिकता सीमा नहीं अपितु अखंडता है। फिर लिखा है कि प्रतिबद्धताएं, अब ये प्रतिबद्धताएं दोनों से हो सकती हैं, वर्गीयता से या सामाजिकता से। तो यदि सामाजिकता में प्रतिबद्धताएं संकल्प पूर्ण प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट होती हैं, तो यहाँ पे जो संकल्प पूर्ण प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट होती हैं, जो उसके आहार में, व्यवहार में, आचरण में, व्यवहार में, उत्पादन, उपभोग, वितरण, दायित्व, कर्तव्य निर्वाह के रूप में प्रत्यक्ष होता है। तो संकल्प में परिवर्तित होना ना होना ही अवधारणा है। ऐसी अवधारणा भास आभास पूर्वक ही होती हैं, जबकि धारणा जो है सक्रम ज्ञान। इसको भैया ये क्या लिखा है? संकल्प में परिवर्तित होना ना होना ही अवधारणा है। यदि मान लीजिए संकल्प में परिवर्तित होती है तो अवधारणा है, नहीं होती तो अवधारणा नहीं है। लेकिन वही तो जो लिखा है ना, उस पे पकड़ में नहीं आया।
संकल्प में परिवर्तित होना ना होना ही अवधारणा है, मतलब होना भी है और ना होना भी, ये शब्द या कुछ और कह रहे हैं आप? नहीं, यही कह रहे हैं। क्या यही कह संकल्प में यदि परिवर्तित होना ही है तो अवधारणा है, पर ना नहीं तो होना? नहीं है अवधारणा, तो अच्छा अवधारणा नहीं है। ऐसा वो भाषा ऐसी होती है कई बार लिखने में ऐसा। अच्छा, ये लिखा है ऐसी अवधारणा भास आभास पूर्वक ही होती है। तो फिर इसके बाद कह रहे हैं कि ये जो जब ये अच्छा, जो ना धारणाएं, होना है, जो ना होना है वो भाषाभास पूर्वक होती नहीं है या? नहीं, सारी अवधारणाएं भास आभास पूर्वक होती हैं, हाँ, और जब ये पूरी हो जाती हैं यानी अवधारणा पुष्टि होती है तो धारणा हो जाती है ना। जबकि अच्छा। धारणाएं सक्रम ज्ञान पूर्वक स्वीकृति है ना, जिसको अपन धारणा, अवधारणा बोध भी कहते हैं ना, अवधारणा हाँ, बोध। हाँ, लेकिन अवधारणा बोध ही धर्मानुभूति है? हाँ, धर्मानुभूति है, मतलब वो तो अविभाज्यता है ना, वो तो विलगीकरण नहीं है ना धारणा का उस अवस्था से। नहीं, प्रश्न क्या है मैं समझा नहीं। वो तो धारणा जब इसमें आगे पहले तो मैं ये वाला सेंटेंस नहीं मुझे क्लियर हो रहा था। संकल्प में परिवर्तित होना ना होना ही अवधारणा है। हाँ, या तो अवधारणा संकल्प में परिवर्तित होगी या नहीं होगी, यही है। ठीक है। तो यदि वो संकल्प में परिवर्तित होगी तभी वो धारणा के रूप में आएगी। ठीक है। ऐसी अवधारणा भास आभास पूर्वक ही होती है। यदि वो पूरी हो गई तो संकल्प में आएंगी, नहीं संकल्प में नहीं आएंगी। ठीक है। जबकि धारणा सक्रम ज्ञान पूर्वक स्वीकृति है। जी। इसीलिए तो कहा कि अवधारणा बोध जब होता है ना तभी धर्मानुभूति होती है। जी। तो धर्म का मतलब धारणा ही है ना। हाँ, तभी उसका फिर विलगीकरण नहीं है ना। हाँ, फिर विलगीकरण नहीं, मैंने फिर उसकी निरंतरता है। फिर लिखा है कि जिस, हाँ, हेलो, हाँ बोलिए ना भैया, वो सेंटेंस क्या है वो संकल्प वाला? संकल्प में परिवर्तित होना ना होना ही अवधारणा है। संकल्प में परिवर्तित होना न होना, मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूं कि है ना, निश्चयात्मक स्वीकृति के रूप में यहाँ संकल्प को बताया जा रहा है, और उसमें अगर परिवर्तन होता है तो मतलब संकल्प जो है, निश्चयात्मक स्वीकृति जो है वो निश्चयात्मक नहीं है, थोड़ी उसमें कमी है, तो फिर वो अवधारणा नहीं है, इस रूप में शायद कह रहे हैं। वही तो अपन डिस्कस, यही तो कह रहे हैं अभी तक। हाँ हाँ हाँ, यही कह रहे हैं। अच्छा। फिर इसके बाद आगे जो लिखा है ना, ऐसी अवधारणा भास आभास पूर्वक होती है जबकि धारणा, फिर आगे धारणा शब्द आया, अवधारणा नहीं आया। धारणा सक्रम ज्ञान पूर्वक स्वीकृति है, यानी जब अवधारणा परिपुष्ट होती है प्रमाण के रूप में, तभी वो बुद्धि में अवधारणा बोध के रूप में धारणा होती है ना। ठीक बात है भैया, है ना, ऐसा है। फिर ये कह रहे हैं कि जिसे शिक्षा ही स्थापित करती है, किसको स्थापित करती है? अवधारणा को, है ना। फिर लिखा है कि जो शिक्षा है वो प्रथम शिक्षा माता पिता में, द्वितीय शिक्षा जो है वो परिवार, द्वितीय शिक्षा जो है वो परिवार में, तृतीय शिक्षा शिक्षा केंद्रों में, चौथी शिक्षा वातावरण है, चतुर्थ शिक्षा वातावरण है, जिसमें यानी मनुष्यकृत वातावरण की बात कर रहे हैं, जिसमें प्रचार प्रदर्शन प्रकाशन प्रक्रिया भी है। यही शिक्षा मनुष्य में अवधारणा स्थापित करती है ना। तो ये जो शिक्षा है ये अवधारणा का स्थापित करती है। यही अवधारणा भास आभास के रूप में रहती है। यही जब प्रमाणित होती है तब वो धारणा के रूप में आती है। फलतः मनुष्य तात्रय की सीमा में अपने आचरण को प्रस्तुत करता है। ठीक है, अभी स्पष्ट हो गया ना? सुनीता दीदी, हो गया स्पष्ट? जी भैया हो गया, ठीक हो गया। हाँ, योगेश भाई, ये जिससे आप पढ़ रहे हैं ना उसमें एक शब्द ठीक करना पड़ेगा। कौन सा? इसमें जो लिखा है ना, ऐसी अवधारणा भास आभास प्रतीति पूर्वक ही होती है, जबकि धारणा संक्रमण लिखा है ना, वो सक्रम है।
संक्रमण लिखा है क्या? हाँ हाँ, आप संक्रम ठीक पढ़ रहे हैं, पर जो इसमें बुक है उसमें संक्रमण लिखा हुआ है। ठीक है, संक्रमण भी हो सकता है, सक्रम भी हो सकता है। अच्छा। सक्रम का मतलब क्रम सहित है। हाँ, और क्रम संक्रमण, सहित है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अनुक्रम संक्रमण में भी सहित। बदल गया, उसमें भी संक्रमण हाँ। हो गया, ठीक है। जीव चेतना से मानव चेतना में। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, उस अर्थ में भी ठीक है। अच्छा हो गया, मैंने वैसे ही कह दिया, पर वो कहीं लिखा हो तो उसका मतलब भी पकड़ में आ गया। नई किताब में संक्रमण लिखा है, इसमें पुरानी हाँ। में सक्रम लिखा हुआ। लोगों ने संशोधित कर दिया, कोई बात। आशय उसमें वही है, जी, अर्थ जी, वही है, जो अर्थ जी, अपन ने जो पकड़ा हाँ, है वो वही है। गुणात्मक परिवर्तन। जी। अवधारणा का धारणा में है ना, परिवर्तन या प्रस्थापन है, या परिमार्जन कैसे? पुष्टि है, या पुष्टि या बोध होना। हाँ जी। अवधारणा बोध जिसको कह रहे हैं। अवधारणा पुष्ट होने के बाद ही अवधारणा बोध होता है। वैसे तो भैया अवधारणा ही बोध है ना अपने आप में। अवधारणा को बोध की स्थिति अवधारणा को क्या बोला है? परिपुष्ट अनुमान है क्या? परिपुष्ट अनुमान बताया है भैया हाँ, अवधारणा तो परिपुष्ट अनुमान है ना। हाँ, तो जब परिपुष्ट अनुमान प्रमाणित होता है तब वो बोध होता है, उससे पहले बोध नहीं है। लेकिन अवधारणा को बोध भी बताया है भैया, अवधारणा की स्थिति को है ना बोध के रूप में भी बताया है। अवधारणा बोध दो शब्द है ना, निश्चयात्मक और फिर बोध होना, ऐसा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ना। हाँ भैया। अवधारणा का स्थापन कार्य, अवधारणा का स्थापन कार्य मतलब जागृत परिवार में जन्म से ही आरंभ हो जाता है। तो इसमें कहा कि जन्म से ही शुरू हो जाता है, युवावस्था तक दृढ़ हो जाती है, अपवाद रूप में किसी में प्रौढ़ावस्था तक जो है, प्रौढ़ावस्था तक अपवाद रूप में ऐसा होता है, सामान्यतः नहीं है। फिर लिखा है जबकि शैशव और बाल्यावस्था में अवधारणाएं सुलभतः स्थापित हो जाती हैं। शैशव और बाल्यावस्था में ही अवधारणाएं सुलभतः स्थापित हो जाती हैं जागृत मानव परंपरा में, है ना। ऐसे समय से ही मानवीयतापूर्ण संस्कृति की स्थापना, तदानुरूप शिक्षा से 10 सोपानी व्यवस्था में एक रूपता को पा लेना अखंडता की प्रत्यक्ष उपलब्धि है। ऐसे समय में यदि ऐसा शिक्षा सुलभता है, उस स्थिति में मानवीयतापूर्ण संस्कृति की स्थापना, तदानुसार शिक्षा से 10 सोपानी व्यवस्था में एक रूपता को पा लेना ही अखंडता की प्रत्यक्ष उपलब्धि है। फिर है मानवीयतापूर्ण परंपरा के मूल में मंगल कामना समाई है। ऐसी उदात्त मंगल कामनाएं व्यवहारानुगमन में सार्थक होती हैं। फिर आगे लिखा है अवधारणा ही संस्कार है, संस्कार विहीन मनुष्य नहीं है। संस्कार प्रदाता केवल 4 अवस्थाओं में पाई जाने वाली शिक्षा ही है। इस शिक्षा एवं शिक्षण समुच्चय को मानवीयता से परिपूर्ण किया जाना ही अखंडता की स्थापना है। यही क्रम अखंड सामाजिकता की अक्षुण्णता है। यही सर्व मंगल शुभ धर्म की सफलता है। तो 4 अवस्था का मतलब ये जो पीछे जो 4 अवस्थाओं की बात आई है ना, उसको उसकी कह रहे हैं ना।
इसके बाद लिखा है कि मनुष्य में परंपराएं तात्रय की सीमा में ही हैं, अभिव्यक्त होने के लिए बाध्य हैं। मनुष्य की अभिव्यक्ति के लिए इससे अधिक कोई सीमा नहीं है। समाज के लिए सहायक तत्व ही विधि, असहायक तत्व ही निषेध है, जो मानवीयता अमानवीयता की सीमा में स्पष्ट हो चुकी है। प्रत्येक परंपरा भी पूर्णता को पाना चाहती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण होना चाहता है। पूर्णता के लिए गुणात्मक परिवर्तन की संभावना है, पद्धति एवं प्रक्रिया पूर्वक स्थिति है। यही संभावना वर्गीयता और सामुदायिक मान्यता से मुक्त होने की भी है। उत्कंठा मतलब तीव्र इच्छा से, है ना, अथवा पीड़ा, उत्कंठा अथवा पीड़ा की पराकाष्ठा के अनंतर ही प्रत्येक इकाई परिवर्तन में समर्पित हुई है। उत्कंठा ही जिज्ञासा है, पीड़ा अभाव का द्योतक है। जिज्ञासा मूलतः पीड़ा अथवा पीड़ा मूलक जिज्ञासाएं प्रसिद्ध हैं। इन दोनों का योगफल ही अग्रिमता में संक्रमण है। मनुष्य में पीड़ा अवधारणा मूलक होना स्वाभाविक है। मनुष्य में परंपराएं तात्रय की सीमा में ही अभिव्यक्त होने के लिए बाध्य हैं। मनुष्य की अभिव्यक्ति के लिए इससे अधिक कोई सीमा नहीं है। समाज के लिए सहायक तत्व ही विधि, असहायक तत्व ही निषेध हैं, जो मानवीयता अमानवीयता की सीमा में स्पष्ट हो चुकी है। प्रत्येक परंपरा भी पूर्णता को पाना चाहती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण होना चाहता है। पूर्णता के लिए गुणात्मक परिवर्तन की संभावना, पद्धति, प्रक्रिया पूर्वक स्थिति है। यही संभावना वर्गीय और सामुदायिक मान्यता से मुक्ति की भी है। उत्कंठा अथवा पीड़ा की पराकाष्ठा के अनंतर ही प्रत्येक इकाई परिवर्तन में समर्पित हुई है। उत्कंठा ही जिज्ञासा है, पीड़ा अभाव का द्योतक है। जिज्ञासा मूलक पीड़ा अथवा पीड़ा मूलक जिज्ञासाएं प्रसिद्ध हैं। इन दोनों का योगफल ही अग्रिमता में संक्रमण है। मनुष्य में पीड़ा अवधारणा मूलक होना स्वाभाविक है। नई बुक में लिखा है मानव में पीड़ा प्रतिक्रिया मूलक होना स्वाभाविक है। मानव में पीड़ा प्रतिक्रिया मूलक होना स्वाभाविक है। प्रतिक्रिया मूलक, लास्ट लाइन जो है ना, मानव में पीड़ा मूलक, हाँ ये लिखा है, प्रतिक्रिया मूलक होना स्वाभाविक। सुधारा होगा मुझे लगता है। ठीक है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि जो जिज्ञासाएं होती है ना, वो अवधारणा के रूप में ही रहती है। फिर जब जिज्ञासाएं जीने में प्रमाणित हो जाती है ना, तब वो अवधारणाएं धारणाएं बन जाती। अच्छा, जिज्ञासा अवधारणा के रूप में होती है। क्योंकि अवधारणा परिपुष्ट अनुमान है ना, परिपुष्ट अनुमान है। तो जब परिपुष्ट अनुमान जो है वो सिद्ध होता है, यानी प्रमाणित होता है आचरण में, तब वो धारणा के रूप में अवधारणा बोध होता है। मतलब जो अवधारणा हमने बनाई थी या अवधारणा सिद्ध होती, फिर उसकी निरंतरता बन जाती। और जब प्रमाणित हो जाता है तो धारणा बन जाती है। जी, जब प्रमाणित मतलब संकल्प होता है, संकल्प के बाद प्रमाणित होती है अवधारणा, तो धारणा हो जाती है। जी। अभी और भी आगे अगले में जो है थोड़ा सा स्पष्ट किया है उन्होंने। इसको मानव में पीड़ा प्रतिक्रिया मूलक होना स्वाभाविक। इसको एक्चुअली प्रतिक्रिया की बात ही नहीं, ऊपर से अवधारणा की ही बात चल रही है। जी जी, ये जो लिखा है ना, जिज्ञासा मूलक पीड़ा एंड पीड़ा मूलक जिज्ञासा, ये दोनों में क्या बेसिक अंतर कहना चाह रहे हैं? एक होता है अज्ञात को ज्ञात करने के लिए जिज्ञासाएं, है ना, जिज्ञासा मूलक पीड़ा। और एक होता है दुखी है इसलिए उस दुख से मुक्ति के लिए
जिज्ञासा हो गई कि क्या जिज्ञासा। कैसे निकले रास्ता। हाँ, कैसे रास्ता है। जी ठीक। बहुत बढ़िया है ना। और किसी को कुछ, योगेश भाई कुछ बोलना है? फाल्गुनी बहन, पूर्णिमा दीदी कुछ बोलना हो तो बोलिए। बहुत बढ़िया रहा। आवाज नहीं आ रही है। शिक्षण समुच्चय का क्या मतलब है? हैं? हाँ, ये शिक्षण समुच्चय का क्या मतलब है? ये शिक्षण जो समुच्चय। शिक्षा लिखा ना, प्रथम शिक्षा हेलो, माता शिक्षण पिता, समुच्चय, दूसरा शिक्षण समुच्चय। ये लिखा ना, प्रथम नहीं शिक्षा नहीं, माता ये देखिए, पिता। ये नहीं, अच्छा वो वाली है, वो शिक्षण समुच्चय है। ओके ओके, ठीक है, ठीक। यहाँ 4 लिखे हुए हैं ना, 4। माता पिता, परिवार, शिक्षा केंद्र और वातावरण। वो वातावरण में लिखा है प्रचार, प्रदर्शन, प्रकाशन, प्रक्रिया भी इसी। भैया ये पेज नंबर 132 पे लिखा है ना कि मनुष्य संवेदनशीलता व स्व पर एवं अन्य अनन्यता के मूल रूप का, यानी कि स्व पर का मूल रूप और अन्य अनन्यता के मूल रूप, वो क्या होता है का नहीं, भी एक तो अध्ययन। लिखा है अन्य अन्यता। हाँ, अन्य अनन्यता लिखा है इसमें। हाँ, स्व पर एवं अन्य अनन्यता के मूल रूप का भी अनन्यता के मूल में। हाँ, अध्ययन करना तो चाहता अन्य अन्य के रूप में और अनन्यता के रूप में, यानी एकता के रूप में, ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अन्य अनन्यता, स्व और पर संबंध, संवेदनशीलता बसी स्व पर एवं अन्य अनन्यता के मूल रूप में भी अध्ययन करना चाहता है। इसमें मूल रूप का भी अध्ययन करना चाहता है, ऐसा लिखा के मूल रूप का भी अध्ययन करना चाहता है। हाँ। तो मतलब जैसे स्व पर हो गया ना, तो एक हो गया कि स्व पर के रूप में, अन्य के रूप में अध्ययन, और दूसरा स्व पर अविभाज्यता में अध्ययन, जिसको अनन्यता कहते हैं। दोनों में। जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक। मेरे पढ़ने में कुछ त्रुटि हुई थी इसमें, मैंने अन्य अन्यता पढ़ लिया था, वो अन्य अनन्यता है। अन्य अनन्यता का मतलब है कि हम अलग अलग रूप में भी देखना चाहते हैं और एकता के रूप में, जैसे व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र के रूप में अलग अलग भी अध्ययन करना चाहते हैं, और व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र की एक रूपता में, है ना, एक सूत्रता में, सामरस्यता में भी अध्ययन करना चाहिए। जी, है ना। तो यहाँ पर स्व और पर की बात आई है। स्व का मतलब है हमारा अपना, जिसको हम जीवन कह रहे हैं, और पर का मतलब शरीर है, शरीर या है। भौतिक हाँ। रासायनिक संसार है ना। जी जी। तो इसके साथ अन्य के रूप में भी और अनन्यता के रूप में भी। और कुछ बस हो गया? जी भैया, हाँ। तो मूल बात यही है कि जो वर्गीय चेतना से कैसे मुक्ति मिले हैं, वर्गीय चेतना से निकल के अखंड समाज मानसिकता की स्थापना के लिए ही सारा अध्ययन अभ्यास है, क्योंकि वर्गीयता ही समस्या की जड़ है। पूरी मानव जाति के इतिहास में जो भी लड़ाई झगड़े, हिंसा, युद्ध इतिहास आदि है, वो सब वर्गीयता या सामुदायिक चेतना के कारण से ही है। जो हम लोग अभी भौतिकवाद में पढ़ रहे हैं ना, उसमें यही देख रहे हैं कि समुदाय चेतना बस ही पूरी मानव जाति में लड़ाई झगड़े, हिंसा, युद्ध, बैर विरोध, ये वो सब हुआ, और उससे जो भी सिस्टम निकले हैं, वो सिस्टम भी इसी में ग्रसित रहे हैं। हिंसा, युद्ध, अपराध, लड़ाई झगड़े से ग्रसित रहे हैं बहुत हजारों साल से, है ना।
यानी जंगल युग से ही मानव लड़ता चला आ रहा है। उसका मूल कारण है कि उसने नस्ल रंग के आधार पे वर्गीयता को स्वीकार कर लिया, बाद में धर्म मत पंथ के आधार पे वर्गीयता को स्वीकार कर लिया, और इन वर्गीयता में जो दूसरा वर्ग है उसके दलन दमन है ना, और उसके साथ लड़ाई झगड़ा युद्ध हिंसा स्पर्धा प्रतिस्पर्धा के ये सब चलता रहा है ना। तो वहां से मानव जाति निकल के अखंड समाज में स्थापित हो जाए। अखंड समाज की अवधारणा जो है शिक्षा पूर्वक जो है बच्चों में स्थापित हो जाए, युवाओं तक जो है वो परिपुष्ट हो जाए, है ना, युवावस्था तक परिपुष्ट हो जाए, तो वो उनके जीवन में प्रमाणित हो सकती है। धारणा के रूप में, उनको धर्मानुभूति के रूप में जो है वो उनके जीवन में उसकी निरंतरता के रूप में प्रतिष्ठित हो सकती है, जिसको अपन न्याय प्रतिष्ठा, धर्म प्रतिष्ठा, सत्य प्रतिष्ठा भी कह रहे हैं ना। प्रतिष्ठा त्रय जिसको बोला है वो हो सकती है। भैया लेकिन उसके वर्गीयता लिए के लिए भैया वर्गीयता के लिए सूक्ष्म कारण का रहस्यमय हो रहना भी हो सकता दोनों है। कारण हैं। जब रहस्यता की बात तो तब आई है जब जिसको अपन कहते हैं कि धर्म की भूमिका शुरू हुई जी। लेकिन जब मानव जंगल में था तो जंगल में जो वर्गीयता आई थी वो नस्ल और रंग के आधार पे आई। जी जी जी। मतलब शरीर की जो आकृति भौगोलिक कारणों से अलग अलग होती थी, उसके कारण से नस्ल, तो जैसे जीव जानवर हिंसक होते हैं ना, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, या हिंसक जीव अहिंसक जीवों को मारते हैं। अहिंसक जीव भी जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए लड़ते हैं, है ना। उसी आधार पे मानव ने दूसरे जीव की तरह मान लिया दूसरे नस्ल के मानव को, और उसके कारण से उनमें लड़ाई होती रही। इसी प्रकार से रंग का भी हुआ, और फिर बाद में जो है जब ये उपासना और धर्म और मत पंथ साधनाएं आदि विकसित हुई, उसमें फिर रहस्यात्मक ईश्वर को प्रतिपादित हुआ, और उसने ये धर्म समुदायों को जन्म दिया। तो धर्म समुदायों में स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार और स्वयं श्रेष्ठता के अहंकारवश जो है दूसरे समुदाय के तर्क और विचार की उपेक्षा या उसको नकारने का काम हुआ है। उससे भी विरोध पैदा हुआ है, और ये विरोध फिर धीरे धीरे युद्ध में परिवर्तित हो गया, जिसको हम लोग रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं ना। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट से भरा है पूरा, ज्यादातर युद्ध जो है धर्म युद्ध ही हुए हैं जी। तो यदि हम भारतीय परंपरा में देखें तो हमारे जो वाङ्मयों में दो प्रमुख वाङ्मय केवल धर्म युद्ध ही है ना, जो महाभारत और रामायण है। रामायण जी। इसके अलावा भी जो किताबें लिखी हैं उसमें कहीं ना कहीं युद्ध का ही वर्णन है। जैसे दुर्गा सप्तशती में जो है दुर्गा जी लड़ती ही रहती हैं राक्षसों से, है ना, राक्षसों को परास्त करती है, इसीलिए वो दुर्गा के रूप में प्रतिष्ठित हुई, है ना। तो ये सब वर्गीय चेतना बस ही होता है, यानी जिसको अपन समुदाय चेतना, वर्गीय चेतना, है ना, आदि कह रहे हैं, वही सारे लड़ाई झगड़े संघर्ष का कारण है। तो यदि इससे मुक्त शिक्षा और व्यवस्था होती है तभी मानव अखंडता में जीने की अनुभूति कर सकता है, जिसकी प्यास उसके अंदर निरंतरता से बनी हुई है। जी भैया ठीक है, हरिहर। फिर अपन हरिहर। सुबह मिलते हैं, जो लोगों को सुबह आना। हरिहर हरिहर भैया। हाँ जी भैया, कल संडे रखना है क्या आपको या ब्रेक लेना है? देख लीजिए, पूछ लीजिए, जैसा सबकी मर्जी। आपके लिए पूछ रहे हैं। मैं तो फ्री हूँ, मेरे लिए कोई काम नहीं। मैं क्योंकि ना तो नौकरी कर रहा हूँ ना व्यवसाय कर रहा हूँ। अरे नहीं भैया, आपका वो सुबह चल रहा है ना, उसके लिए आपने कहा था ना संडे ब्रेक ले लेंगे, आपने परसों। नहीं, मैंने तो बाकी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था। अच्छा ठीक है। मुझे तो सुबह जो है ना वो 6 से 7 होता है, तो एक प्रकार से पूरा दिन फ्री ही है, कोई काम नहीं है।
ठीक है। और हमारी सुनीता दीदी आपको कोई काम वैसे भी नहीं करने देती हैं, आप ही वो ही कर लेती है, और बाकी हाँ। बच्चे कर लेते हैं, सुरम्या हो, इसलिए सही आप बात है। ज्यादा फ्री